नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, आज हम चर्चा करने वाले हैं एमए फर्स्ट सेमेस्टर के समाजशास्त्र के पेपर नंबर 4 के ऊपर। ठीक है, किसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं? तो एमए फर्स्ट सेमेस्टर के समाजशास्त्र के पेपर नंबर 4 के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। बात करते हैं हमारी क्लास कौन सी होने वाली है। तो ये हमारी महासंग्राम क्लास होने वाली है। और जब भी मैं महासंग्राम क्लास की बात करता हूँ तो आप सभी को पता होता है कि जो पिछले 3 वर्षों में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, मैं उन्हीं के ऊपर चर्चा करने वाला हूं कि प्रश्न कैसे पूछे गए थे, उनका जवाब हमें किस प्रकार से देना था, कौन कौन से प्रश्न आए थे, उन्हीं के ऊपर चर्चा करने वाला हूं। ठीक है, बात करते हैं जितने भी बच्चों ने 2024 में एमए में एडमिशन लिया, 2025 में उनका पेपर होगा और 2025 के जनवरी में ही पेपर आपका स्टार्ट है। कुछ लोगों का फरवरी में भी होगा। उनके लिए यह वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा, जो हमारे समाजशास्त्र का पेपर नंबर 4 का नाम है, क्या नाम है? संस्कृति का समाजशास्त्र। क्या नाम है? चौथे पेपर का नाम है संस्कृति का समाजशास्त्र। तो आप जिस किसी भी यूनिवर्सिटी से एमए कर रहे हो, आपका सब्जेक्ट अगर समाजशास्त्र है तो आपको वहां का सिलेबस उठा के जरूर चेक कर लेना है कि क्या आपके पेपर नंबर 4 का नाम संस्कृति का समाजशास्त्र है या नहीं है तो अच्छी बात है, धड़ल्ले के साथ तैयारी कीजिए। अगर नहीं है तो जरूर चेक कर लीजिए कहीं पेपर नंबर 3, पेपर नंबर 2 या पेपर नंबर 1 का नाम तो नहीं है। ठीक है, इससे होगा कुछ नहीं भैया, आप यहां से सोच कर जाएंगे कि सर ने पेपर नंबर 4 की तैयारी बहुत अच्छे से करवा रखी है, अभी जाकर के पेपर प्रश्न पत्र को चीर फाड़ डालेंगे, मतलब बहुत अच्छे से लिख करके आएंगे। लेकिन भैया जैसे ही आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, आपके सामने प्रश्न पत्र आता है और आप प्रश्न पत्र में लिखे हुए प्रश्नों को पढ़ते हैं तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वहां पर मेरे बताए हुए आपको एक भी क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलते हैं। क्यों नहीं देखने को मिलते हैं भैया? क्योंकि वहां पर आपके पेपर नंबर 4 का नाम, समाजशास्त्र के पेपर नंबर 4 का नाम संस्कृति का समाजशास्त्र होता नहीं है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप एक बार सिलेबस जरूर मैच करा लें। ठीक है, जरूर मिला लें, पेपर का नाम जरूर मैच करा लें। अगर मैच करें तो आप धड़ल्ले के साथ तैयारी कीजिए। ठीक है, चलिए अब हम प्रश्न की ओर चलते हैं बिना किसी देरी किए। अगर आपका पेपर मैच कर रहा है तो हम देखते हैं। पहला प्रश्न आपसे यहां पर पूछा गया है, संस्कृति क्या है स्पष्ट कीजिए। संस्कृति के बारे में आपको बताना है तो आप लिखेंगे संस्कृति से अभिप्राय उन वस्तुओं या विचारों से है जो व्यक्ति को शुद्ध करते हैं। भैया क्या करते हैं? संस्कृति का अभिप्राय हमारी ऐसी वस्तु और ऐसे विचारों से लिया जाता है जो व्यक्ति को क्या करते हैं भैया? शुद्ध करते हैं। इस अर्थ में संस्कृति वह शिक्षा है जिसके द्वारा व्यक्ति समाज के अनुकूल करना सीखता है। मतलब बोलते हैं जो हमारी संस्कृति है वह एक ऐसी शिक्षा है जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति अगर वो समाज में रहता है तो समाज से अनुकूल करने का प्रयास करता है, सीखता है कि कैसे हम समाज के अनुकूल अपने आप को ढाल पाएंगे। मनुष्य की कुछ मौलिक आवश्यकताएं होती हैं भैया, व्यक्ति अपने सामाजिक अस्तित्व को बनाए रखने के लिए इन आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। मतलब बोल रहे हैं कि हर व्यक्ति की, जो भी समाज में रह रहा है, जो भी इस पृथ्वी लोक पे आया है, उसकी कुछ अपनी मौलिक आवश्यकताएं होती हैं, कुछ नीड्स होती हैं जो इंपॉर्टेंट होती, बेसिक नीड्स होती हैं। और अगर उनकी पूर्ति वह करना चाहता है भैया तो वह उनकी पूर्ति करने के लिए क्या सामाजिक अस्तित्व को बनाए रखता है, सामाजिक अस्तित्व को अपना बनाता है, जिससे उसकी जितनी भी बेसिक नीड्स हैं आप कह सकते हैं, या जो उसकी मौलिक आवश्यकताएं हैं उनको पूरा कर पाए। इस प्रकार वह किसी न किसी व्यवस्था को विकसित करता है। मतलब बोल रहे हैं इस प्रकार से अगर देखें तो वह किसी न किसी प्रकार की व्यवस्था को क्या करता है भैया? डेवलप कर देता है। यह संपूर्ण व्यवस्था ही हमारी क्या कहलाती है? संस्कृति कहलाती है। इस तरीके से आप संस्कृति के बारे में बता दीजिएगा। आगे संस्कृति की परिभाषा को बताते हुए लिखते हैं कौन भैया? मैथ्यू अर्नोल्ड जी लिखते हुए बताते हैं, क्या बताते हैं कि संस्कृति में पूर्णतया की समष्टि तथा ज्ञान की खोज का समावेश होता है। मतलब बोले जो संस्कृति है वह पूर्णतया की, उसमें पूर्णतया की समष्टि मतलब सभी चीजों का उसमें समावेश होता है, एक तरीके से कह सकते हैं, तथा ज्ञान की खोज का समावेश भी होता है। हम इसी के द्वारा क्या कर पाते हैं? ज्ञान का खोज कर पाते हैं। यह संस्कृति के बारे में कौन बताते हुए लिखते हैं? तो आपके मैथ्यू अर्नाल्ड जी बताते हुए लिखते हैं। ठीक है, संस्कृति को आगे बताते हुए टीएस इलियट महोदय जी लिखते हैं, क्या लिखते हैं? जीवन संस्कृति का क्या है भैया? एक अंग है। संस्कृति का ही एक अंग क्या है? हमारा जीवन है। परंतु इसके विशाल रूप के विषय में मानव अनभिज्ञ रहता है। मतलब बोल रहे हैं लेकिन जो इसका विशाल रूप है, बहुत बड़ा जो स्वरूप है इसका, उससे उसके विषय में जो मनुष्य है उससे क्या है भैया? अनभिज्ञ है। मतलब उन सारी चीजों को वह नहीं जानता है। आपकी यह कौन बताते हैं संस्कृति के बारे में? ये बताते हैं टीएस इलियट महोदय जी बताते हैं। ठीक है, अगले आपके आ जाते हैं रॉबर्ट
विरस्टीड महोदय आते हैं। इन्होंने बताते हुए, संस्कृत को बताते हुए, संस्कृति को बताते हुए लिखा है कि संस्कृति एक जटिल संपूर्णता है। जटिल संपूर्णता का मतलब हुआ ये क्या है भैया, एक कठिन संपूर्णता है, मतलब एक कठिन कार्य है जिससे हम अपने आप को संपूर्ण कर पाते हैं, जिसमें वह समस्त वस्तुएं सम्मिलित की जाती हैं जिन पर हम विचार करते हैं, कार्य करते हैं, समाज के सदस्य होने के नाते अपने पास आसपास रखते हैं। मतलब यहाँ पर बोल रहे हैं कि हम क्या करते हैं भैया, उस संपूर्णता के अंदर वे सभी समस्त वस्तुएं आ जाती हैं, उस संस्कृति के अंदर सभी समस्त वस्तुएं आ जाती हैं जिन पर हम क्या करते हैं भैया, किसी न किसी प्रकार से विचार करते हैं, जिनके ऊपर हम कार्य करते हैं, मतलब वर्क करते हैं, और साथ ही साथ समस्त समाज के सदस्य होने के नाते अपने पास भी उन चीज़ों को रखते हैं। वही हमारी क्या कहलाती हैं, संस्कृति कहलाती हैं। ये आपके कौन बताते हैं, रॉबर्ट बिरस्टीड जी बताते हुए लिखते हैं संस्कृति के बारे में। ठीक है, तो इस प्रकार से आप संस्कृति के बारे में अर्थ और परिभाषा दोनों बता दीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछ रहे हैं कि सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत किसने और कब किस पुस्तक में दिया था, आपको यहाँ पर बताना है। तो सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत जो है WF ऑगवर्न, ठीक है, किसने, WF ऑगवर्न ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज जो कि 1922 में आई थी, उसमें संस्कृति विलंबना का सिद्धांत क्या किया था भैया, संपादित किया था। किसने किया था, WF और जो है ऑगवर्न जी ने। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनके बारे में बता दीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछ रहे हैं, संस्कृति संघर्ष किसे कहते हैं, आपको यहाँ पर बताना है। तो बताएंगे भैया, यह संघर्ष दो संस्कृतियों के बीच पाया जाता है। किसके बीच पाया जाता है, दो संस्कृतियां, जैसे कि सभी की संस्कृति एक हो या संभव नहीं है, सभी जगह की अलग अलग संस्कृति होती है। हमारे भारत देश में भी अलग प्रकार की संस्कृतियां, भिन्न भिन्न प्रकार की, एक देश में कई प्रकार की संस्कृतियां पाई जाती हैं, एक राज्य में भी अलग अलग प्रकार की संस्कृतियां क्या होती हैं भैया, पाई जाती हैं। तो यहीं पर बता रहे हैं कि जो दो संस्कृतियां होती हैं, इनके बीच जो है हम क्या पाते हैं, संस्कृति संघर्ष को देखने को हमें मिलता है। वास्तव में जब दो संस्कृतियां एक दूसरे के संपर्क में आती हैं तो पर संस्कृति ग्रहण कर पर संस्कृति विरोध की प्रक्रिया ही एक साथ पाई जाती है। मतलब बोल रहे हैं कि जब दो संस्कृतियां एक साथ आ जाती हैं, एक साथ इकट्ठा हो जाती हैं, तो हम क्या करते हैं, पर संस्कृति ग्रहण, मतलब जो सामने दूसरी संस्कृति है उससे क्या करते हैं, एक संस्कृति के लोग जो कुछ भी नहीं जानते हैं उनको ग्रहण भी करते हैं और साथ ही साथ उनका विरोध भी करते हैं। फिर बोलते हैं, जब हमें यह भय हो जाता है कि दूसरी संस्कृति हमारी संस्कृति पर प्रभावी होती आ रही है, तो हम उस संस्कृति का घोर विरोध करते हैं। और बोलते हैं, जब यह ऐसा हमें प्रतीत होने लगता है या ऐसा हमें डर लगने लगता है कि जो हमारी पहली संस्कृति है, ठीक है, या दूसरी संस्कृति है, वो हमारी संस्कृति का क्या कर रही है भैया, हमारी संस्कृति के ऊपर प्रभावी हो रही है, हमारी संस्कृति को खत्म करने की कोशिश कर रही है, तो हम क्या करने लगते हैं, उस संस्कृति का विरोध करने लगते हैं, यहां तक कि उसके अच्छे तत्वों का भी विरोध करने लगते हैं। मतलब बोल रहे हैं, जो सामने वाली संस्कृति है उसके अंदर कुछ अच्छे तत्व भी होते हैं जिनका हमें विरोध नहीं करना चाहिए, बट हम अपने आप को या अपनी संस्कृति को बचाने के लिए क्या करने लगते हैं भैया, सामने वाली संस्कृति के जो अच्छे तत्व होते हैं उनका भी हम क्या करने लगते हैं, विरोध करने लगते हैं। इस प्रकार दूसरी संस्कृति का सामंजस्य करने में कठिनाई आती है और फलस्वरूप दोनों संस्कृतियों में संघर्ष क्या होता है भैया, छिड़ जाता है। तो यही बता रहे हैं कि जब हम उनका विरोध करना शुरू कर देते हैं तो क्या होता है भैया, कि दोनों संस्कृतियों में सामंजस्य स्थापित नहीं हो पाता है, उसमें बहुत सारी कठिनाइयां आने लगती हैं और इसी के फलस्वरूप हमें दो संस्कृतियों के बीच में आपको संघर्ष देखने को मिलता है और इसी को हम सांस्कृतिक संघर्ष बोलते हैं या संस्कृतियों के बीच संघर्ष बोलते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पर बता दीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछ रहे हैं भैया कि भौतिक संस्कृति का क्या तात्पर्य है, आपको यहाँ पर बताना है भौतिक संस्कृति के बारे में। तो आप लिखेंगे, भौतिक संस्कृति के अंतर्गत उन सभी भौतिक एवं मूर्त वस्तुओं का समावेश होता है जिसका निर्माण मनुष्य के लिए किया जाता है, इसे हम छू सकते हैं। मतलब बोल रहे हैं कि भौतिक संस्कृति के अंतर्गत उन सभी भौतिक एवं मूर्त वस्तुएं, मूर्त का मतलब जिसका कोई ना कोई भैया स्वरूप है, उन सभी वस्तुओं को मिलाया जाता है, रखा जाता है भौतिक संस्कृति के अंतर्गत, जिनका निर्माण क्या किया गया है भैया, मनुष्य के लिए किया गया है और साथ ही साथ उनको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। भौतिक संस्कृति
आदिम समाज की तुलना में आधुनिक समाज में अधिक पाई जाती है। मतलब बोल रहे हैं जो भौतिक संस्कृति है, अगर हम बात करें आदिम समाज मतलब कि बहुत पुराने आदि समय की बात करें, तो उसकी तुलना में जो आज का हमारा हमारा जो आधुनिक समाज है भैया, इसमें सबसे ज़्यादा पाई जाती है क्या, भौतिक संस्कृति, और आगे आने वाले समाज में और भी ज़्यादा पाई जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप भौतिक संस्कृति के बारे में आराम से बता दीजिएगा। अगला प्रश्न यहीं पर आपसे पूछ रहे हैं, भौतिक संस्कृति किसे कहते हैं, आपको यहाँ पर बताना। अभौतिक संस्कृति किसे कहते हैं, आपको यहाँ पर बताना है। तो आप लिखेंगे भैया, अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत उन सभी अभौतिक एवं अमूर्त वस्तुओं का समावेश होता है जिनका कोई माप तौल आकार एवं रंग आदि नहीं होता है। मतलब बोल रहे हैं जो हमारी अभौतिक संस्कृति है उसके अंतर्गत हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं जिनका ना ही कोई रूप होता है, ना ही उनका कोई माप तौल होता है, ना ही कोई आकार होता है और ना ही उनका रंग होता है। ये सब कुछ जब हमें नहीं देखने को मिलता है तो उसी को हम क्या बोल देते हैं भैया, अभौतिक संस्कृति बोल देते हैं। अभौतिक संस्कृति क्या भैया, सामाजिकरण एवं सीखने की प्रक्रिया द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती रहती है। मतलब बोल रहे हैं जो हमारी अभौतिक संस्कृतियां हैं वो क्या होती हैं, सामाजिकरण के द्वारा, और साथ ही साथ जो सीखने की प्रक्रिया होती है जिसे हम अधिगम की प्रक्रिया भी बोलते हैं, उसी के द्वारा हमारी पीढ़ी से हमारे बच्चों के पास, हमारे बच्चों से उनके बच्चों के पास, उनके बच्चों से उनके बच्चों के पास, लगातार ऐसे एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी में क्या होती रहती है, हस्तांतरित होती रहती है। इसके अंतर्गत प्रथाएं आ जाती हैं, परंपरा आती हैं, जनरीतियाँ आती हैं, रूढ़ियाँ, ये सभी चीज़ें जो है क्या आती हैं, आपकी अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत ही ये सभी चीजें आती हैं। अभौतिक संस्कृति की अवधारणा एडवर्ड सपिर, ठीक है, क्या एडवर्ड सपिर, फिर उसके बाद बेजाइबिन ली हॉर्फ के कार्यों पर आधारित सिद्धांत माना जाता है कि भाषा वास्तव में सीमित करती है और आकार देती है और लोगों को अपने आसपास की दुनिया को कैसे देखते हैं। मतलब कि लोग जो है अपने आसपास की दुनिया को, मतलब यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो ये आपकी अभौतिक संस्कृति है, इसको जो भाषा है यही उसका क्या करती है भैया, उसको एक रूप देती है, उसको एक आकार देती है। और इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारे लोग हैं या जो हमारे समाज में लोग रह रहे हैं वह अपनी दुनिया को, अपने आसपास के समाज को, अपने आसपास की दुनिया को वो किस नज़रिए से देखते हैं, यही हमारा क्या कहलाता है, अभौतिक संस्कृति कहलाता है। इस तरीके से आप इसके बारे में बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, सांस्कृतिक विलंबना किसे कहते हैं, आपको यहाँ पर बताना है। तो आप लिखेंगे, प्रत्येक समाज में सदैव दो प्रकार की सांस्कृतिक विद्यमान होती हैं, एक भौतिक संस्कृति और दूसरी अभौतिक संस्कृति। ठीक है, आगे लिखते हैं कि विकास के बहाव में दोनों आगे बढ़ती हैं। मतलब जैसे जैसे समाज का विकास होता रहता है, समाज डेवलप करता रहता है, सोसाइटी डेवलप करती रहती है, ठीक उसी के साथ साथ या उसी के पैरेलल या फिर आप कह सकते हैं उसी के समांतर जो है हमारी अभौतिक और भौतिक दोनों प्रकार की संस्कृतियां भी क्या करती हैं भैया, विकास करती हैं, आगे बढ़ती हैं। एक निश्चित समय के बाद भौतिक संस्कृति आगे निकल जाती है, अभौतिक पीछे रह जाती है और इन दोनों के बीच एक गैप या फिर खाई बन जाती है। इस खाई को ही हम क्या बोलते हैं भैया, सांस्कृतिक विलंबना बोलते हैं। मतलब बोल रहे हैं कि क्या होता है, देखिए जैसे जैसे समाज और सोसाइटी हमारा डेवलप करता रहता है, ठीक उसी के पैरेलल या फिर आप कह सकते हैं समांतर हमारी दोनों प्रकार की संस्कृतियां, चाहे भौतिक और अभौतिक दोनों संस्कृतियां क्या होती हैं भैया, ये भी विकसित होती रहती हैं, ये भी आगे बढ़ती रहती हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है जो भौतिक संस्कृति है वो काफ़ी ज़्यादा आगे चली जाती है और जो हमारी अभौतिक संस्कृति है जिसमें प्रथाएं, रीतियां और जनरीतियां, ये सारी चीज़ें आती हैं, ये चीज़ें क्या होती हैं भैया, पीछे रह जाती हैं। तो इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप हो जाता है और जो इन दोनों के बीच में गैप आपको देखने को मिलता है वही हमारा क्या कहलाता है भैया, सांस्कृतिक विलंबना कहलाता है। सांस्कृतिक विलंबना को परिभाषित करते हुए आपके फेयर चाइल्ड महोदय जी लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि संस्कृति के अंतः संबंधित अथवा अन्योन्श्रित दो भागों के परिवर्तन की गति में समकालीनता के अभाव को सांस्कृतिक पिछड़ापन कहा जाएगा, जिसे संस्कृति में अव्यवस्था या फिर कुसमायोजन उत्पन्न हो जाता है। ये आपके कौन बताते हैं, फेयर चाइल्ड महोदय जी बताते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है सांस्कृतिक विलंबना के बारे में बता दीजिएगा, लिख दीजिएगा।
अगला प्रश्न यहीं पर आपसे पूछा जा रहा है कि सभ्यता से क्या अभिप्राय है, स्पष्ट कीजिए। आप मतलब कि यहाँ पर पूछ रहे हैं कि सभ्यता से आप क्या समझते हैं, आपको यहाँ पर बताना है। तो आप लिखेंगे सभ्यता शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के भैया किससे हुई है, सिविटास शब्द से या आप सिविस, दो शब्दों से हुई है। ठीक है, या आप कह सकते हैं सिविटास शब्द या आप सिविस शब्द से हुई है, जिनका अर्थ क्रमशः सिविटास शब्द का अर्थ होता है नगर, और जो आपका सिविस शब्द है इसका अर्थ होता है नगर निवासी। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ये हमारा जो है पहले आप समझिए, जो हमारी सभ्यता है वो क्या है, ये लैटिन भाषा के दो शब्दों से, पहला तो नाम है सिविटास और दूसरा नाम है सिविस। ठीक है, इन दोनों शब्दों से जो है किसकी सभ्यता की जो है उत्पत्ति हुई है, या एक तरीके से कह सकते हैं सभ्यता का अर्थ निकाला जाता है। साथ ही अगर हम बात करें सिविटास का अर्थ, तो सिविटास का अर्थ होता है नगर, और वहीं पर सिविस का अर्थ होता है नगर निवासी। इस दृष्टि से सभ्यता का अर्थ उन नगरों या फिर नगर निवासियों से है जो एक स्थान पर अस्थायी रूप से निवास करते हैं, शिक्षित हैं तथा जिनका व्यवहार जटिल है। जटिल मतलब कि बहुत ज़्यादा कठिन है, बहुत ज़्यादा क्या है, घनिष्ठ है, एक तरीके से आप ये भी कह सकते हैं। तो सभ्यता का आप अर्थ निकालते हुए क्या बताएंगे कि ऐसे नगर या फिर ऐसे नगर निवासी जो एक ही स्थान पर अस्थायी रूप से निवास करते हैं, मतलब उनको अपने स्थान को बदलने की जरूरत नहीं पड़ती है, साथ ही साथ वे शिक्षित भी हैं तथा जिनका व्यवहार क्या है, काफ़ी ज़्यादा घनिष्ठ है या फिर आप कह सकते हैं जटिल है, वही हमारी क्या कहलाती है, सभ्यता कहलाती है। अन्य शब्दों में उच्च विकसित संस्कृति को ही हम क्या बोल देते हैं भैया, सभ्यता कहा जाता है। मतलब बोल रहे हैं, अगर अगले दूसरे शब्द में आप कहना चाहें तो ये भी कह सकते हैं कि जो हमारी संस्कृति उच्च हो जाती है या विकसित हो जाती है, वही हमारी क्या कहलाती है, सभ्यता कहलाती है। इसी को जो है सभ्यता को परिभाषित करते हुए मैकाइबर एवं पेज महोदय जी ने लिखा भी है कि सभ्यता से हमारा अर्थ उस संपूर्ण प्रविधि तथा संगठन से है जिसे कि मनुष्य ने अपने जीवन की दशाओं को नियंत्रित करने के प्रयत्न से बनाया है। ठीक है, ये आपके कौन बताते हैं, मैकाइबर एवं पेज महोदय जी बताते हैं। तो इन लोगों का जो है कोटेशन दो चार जो होता है, इनको जरूर याद कर लीजिएगा। अगर आप इनको लिखेंगे, साथ ही साथ अगर इनको आप हाईलाइट कर देते हैं अपने एग्जामिनेशन में, तो आपको नंबर अच्छे खासे मिलेंगे। मतलब मान लीजिए अगर आपका नंबर 80% के आसपास बन रहा है और अगर आपने हाईलाइट वगैरह कर रखा है, कोटेशन वगैरह लिख रखे हैं, तो ये 85-86% भी हो सकते हैं। आप यहाँ पर ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, और 5-6% आपका कम नहीं होता है। अगर 1% कम हो जाए तो आप 70 के दशक में आ जाते हैं भैया, ये भी आप समझ के चलिए। अगला प्रश्न यहीं पर आपसे पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, सभ्यता एवं संस्कृति में आपको अंतर बताना है। तो आप पहले हेडिंग डालेंगे सभ्यता एवं संस्कृति में अंतर। पहला अंतर बताते हुए आप लिखेंगे सभ्यता वह वस्तु है जो हमारे पास है, जबकि संस्कृति वह गुण है जो हम में क्या है भैया, व्याप्त है। मतलब बोल रहे हैं सभ्यता एक ऐसा वस्तु है जो हमारे पास होती है, लेकिन जो संस्कृति है उसका कोई रूप नहीं होता है, यह एक गुण होता है जो हमारे अंदर ही क्या होती है भैया, विद्यमान होती है। ठीक है, ये हमारी संस्कृति कहलाती है। दूसरा अंतर बताते हुए लिखते हैं कि भोजन, परिधान, मोटर, महल, अन्य पार्थिव या फिर भौतिक पदार्थ सभ्यता के उपकरण हैं, परंतु भोजन करने, वस्त्र पहनने, कला, मोटर चलाने और महल बनाने का कौशल जो है हमारी क्या कहलाती है, संस्कृति कहलाती है। मतलब बोल रहे हैं जो भोजन, परिधान का मतलब कपड़ा होता है, वस्त्र, ठीक है, मोटर मतलब कि गाड़ी मोटर जो कुछ भी हुआ, 4 व्हीलर 2 व्हीलर जो कुछ भी आप ले रहे हैं, महल मतलब घर जो है, ये सभी जितनी भौतिक पदार्थ हैं ये हमारी क्या कहलाती है भैया, ये हमारी सभ्यता कहलाते हैं। और वहीं पर जो हम जिस तरीके से भोजन करते हैं, भोजन करने की जो कला है, वस्त्र पहनने की जो कला है, मोटर चलाने की जो कला है, या आप कह सकते हैं महल बनाने का जो कौशल है, इसी को हम क्या बोल देते हैं भैया, संस्कृति बोल देते हैं। यह आपका दूसरा अंतर हो जाता है। तीसरा अंतर बताते हुए लिखते हैं भैया क्या, कि हमारी सभ्यता वह है जिसका हम उपयोग करते हैं। सभ्यता का हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। हमारी संस्कृति वह है जो हम हैं। मतलब कि सभ्यता का तो हम उपयोग करते हैं, लेकिन एक्चुअली में हम क्या है, वही हमारी संस्कृति होती है। ठीक है, चलिए चौथा अंतर सभ्यता और संस्कृति में बताते हुए लिखते हैं कि सभ्यता मनुष्य की कतिपय क्रियाओं से उत्पन्न होने वाली उपयोगी वस्तुओं का नाम है जो साधन के रूप में प्रयुक्त होती हैं। मतलब बोल रहे हैं जो सभ्यता है वो मनुष्य की कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं, जो कार्य होते हैं जिनके द्वारा कुछ हमारी उपयोगी वस्तुएं क्या होती हैं भैया, जो है उत्पन्न होती हैं, जो हमारे सामने आती हैं, और साथ ही साथ उनका हम साधन के रूप में उपयोग भी करते हैं। वही हमारी सभ्यता कहलाती है। बट वहीं संस्कृति की बात करें तो
संस्कृति में मनुष्य की ये क्रियाएं या फिर व्यापार अभिव्यक्तियां निहित हैं, जिन्हें हम क्या करते हैं भैया, जिन्हें वह साध्य के रूप में देखता है। मतलब कि क्या करता है, तो वही चीज हुआ ना, आप एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि हम इनके द्वारा क्या करते हैं, वस्तुओं का निर्माण करते हैं और उन्हीं वस्तुओं का हम उपयोग करते हैं, तो हमारा क्या कहलाता है, सभ्यता कहलाता है। और जिस तरीके से हम वस्तुओं का निर्माण करते हैं, जिस तरीके से हम वस्तुओं का उपयोग करते हैं, वह हमारी संस्कृति कहलाती है। आप सरल भाषा में ये भी कह सकते हैं। चौथा अंतर बता करके पांचवा अंतर बताते हुए यहां पर भैया लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि सभ्यता का संबंध भौतिक पदार्थों से है, संस्कृति का संबंध कला तथा बुद्धि जैसी अभौतिक वस्तुओं से है। तो ये आप 5 अंतर यहां पर संस्कृति और सभ्यता में आप बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। 1 मिनट, इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं। हाँ, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, लोक संस्कृति किसे कहते हैं, आपको यहां पर बताना है। तो आप लिखेंगे लोक संस्कृति निर्माण 2 शब्दों से मिलकर के हुआ है। पहला तो आपका लोक और दूसरा आपका संस्कृति। लोक का अर्थ होता है लोगों से, ठीक है, लोगों से जो प्रायः असभ्य एवं अशिक्षित हैं। मतलब बोल रहे हैं जो लोक का शब्द यूज किया गया है वो किससे हम लेते हैं, लोग से होते हैं। और वो कैसे लोग हैं, जो असभ्य हैं, जिनके पास सभ्यता नहीं है और साथ ही साथ वह शिक्षित भी नहीं है, मतलब अशिक्षित हैं। संस्कृति का अर्थ होता है सीखा गया व्यवहार जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता है। ठीक है, तो लोक संस्कृति का वास्तविक अर्थ उस संस्कृति से है जो ग्रामीण और विशेष करके कृषक समाज में उदय होती है। मतलब बोल रहे हैं कि अगर आप लोक संस्कृति का वास्तविक अर्थ निकालना चाहें तो आप कह सकते हैं कि ऐसी संस्कृति, ऐसी लोक संस्कृति जो ग्रामीण या फिर विशेष करके आप बोल सकते हैं जो कृषक समाज है, मतलब कृषि लोग जो हैं, ठीक है, किसान लोग जो हैं, उनके समाज में इनका उदय होता है और उसी समाज में यह क्या होती है भैया, विकसित भी होती है। ग्रामीण लोक संस्कृति को परिभाषित करते हुए जॉर्ज एम फोस्टर महोदय ने लिखा भी है कि लोक संस्कृति को जीवन के एक सामान्य जीवन यापन की विधि के रूप में देखा जा सकता है। कौन बताते हैं, जॉर्ज एम फोस्टर जी बताते हैं कि जो हमारी लोक संस्कृति है उसको जीवन के एक सामान्य जीवन यापन की विधि के रूप में देख सकते हैं। मतलब अगर आप अपने जीवन का सामान्य जीवन यापन करना चाहते हैं तो उसमें आप जिस विधि का प्रयोग करेंगे उसी को क्या बोल देते हैं, लोक संस्कृति कह देते हैं। ये आपके कौन बताते हैं, जॉर्ज एम फोस्टर जी बताते हैं, जो एक क्षेत्र विशेष के रूप में अधिकतर गांवों, कस्बों तथा नगरों कि कुछ लोगों या सभी लोगों की विशेषता के रूप में होती है। मतलब बोल रहे हैं कि ये आपको किसी एक विशेष क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगी। अधिकतर ये चीज़ें आपको गांवों में, कस्बों में या फिर नगरों में, या फिर आप कह सकते हैं वहाँ के कुछ लोगों में, या लगभग आपको सभी लोगों में ये सभी चीज़ें देखने को मिलेंगी और साथ ही साथ वो इनकी विशेषता के रूप में हमें देखने को मिलती हैं। इसी को हम क्या बोल देते हैं, लोक संस्कृति बोल देते हैं। इस तरीके से आप लोक संस्कृति के बारे में बता दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं, सांस्कृतिक तत्व किसे कहते हैं, आपको यहां पर बताना है। तो आप लिखेंगे किसी भी संस्कृति में संतुलन और संगठन होता है। मतलब बोले कोई भी संस्कृति हो तो उसके अंदर आपको संतुलन और संगठन दोनों देखने को मिलता है। यह संगठन अनेक तत्वों, इकाइयों, भागों एवं उपभागों से मिलकर बनता है। मतलब बोले जो आपको ये संगठन देखने को मिलता है इसके अनेक प्रकार के तत्व होते हैं, अनेक प्रकार की इकाइयां होती हैं, भाग होते हैं, उपभाग होते हैं, जिनको मिलाकर के यह संगठन बनाया जाता है। ठीक है, संस्कृति के तत्व या फिर कह सकते हैं भैया भाग छोटे से छोटे, बड़े से छोटे से छोटे या फिर बड़े से बड़े हो सकते हैं। मतलब बोल रहे हैं जो संस्कृति के तत्व हैं या संस्कृति के भाग हैं, ये आपके छोटे से छोटे भी हो सकते हैं और साथ में बड़े से बड़ी भी हो सकते हैं, जिनमें जो पारस्परिक संबंध या फिर अंतर निर्भरता पाई जाती है, उसी के कारण संस्कृति के ढांचे में संतुलन और संगठन उत्पन्न होता है। मतलब बोले जिसमें क्या होती है भैया, पारस्परिक संबंध या फिर आत्मनिर्भरता, दोनों चीजें पाई जाती हैं और उसी के कारण संस्कृति के ढांचे में क्या होता है भैया, संतुलन और संगठन दोनों चीजें उत्पन्न होती हैं। वही हमारे क्या कहलाते हैं भैया, सांस्कृतिक तत्व कहलाते हैं। आगे आप इसी के बारे में बताते हुए लिखेंगे कि संस्कृति के विभिन्न उपादानों को जिनसे उसके ढांचे का निर्माण होता है सांस्कृतिक तत्व या फिर सांस्कृतिक संकुल, सांस्कृतिक प्रतिमान और सांस्कृतिक क्षेत्र कहा जाता है। मतलब क्या बोल रहे हैं भैया कि संस्कृति
संस्कृत के विभिन्न कुछ उपादान हैं जिनके उसके ढांचों का निर्माण होता है, जिनसे क्या होता है, उन संस्कृति के ढांचे बनते हैं, उनका निर्माण होता है। सांस्कृतिक तत्व या सांस्कृतिक संकुल या फिर सांस्कृतिक प्रतिमान या फिर सांस्कृतिक क्षेत्र उनको हम कहते हैं। ये सभी क्रमशः संस्कृति के बढ़ने वाले उपादान हैं। क्या होते हैं, लगातार ये बढ़ते रहते हैं। और वह इस अर्थ में कि संस्कृति के तत्व क्या भैया, तत्व या फिर लक्षण संस्कृति की सबसे छोटी इकाई है। मतलब बोल रहे हैं जो संस्कृति के तत्व हैं या फिर आप लक्षण कह सकते हैं, ये संस्कृति की सबसे छोटी इकाई होती है जो परस्पर मिलकर एक संस्कृति संकुल का निर्माण करती है। मतलब बोल रहे हैं कि ये परस्पर मिलकर के क्या करती हैं, संस्कृति तत्व का निर्माण करती हैं, संस्कृति संकुल का निर्माण करती हैं। ये संस्कृति संकुल संस्कृति के ढांचे में एक विशेष ढांचे से व्यवस्थित रहते हैं, जिसे संस्कृति को एक विशिष्ट स्वरूप प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सांस्कृतिक तत्वों के बारे में आराम से बता दीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, पर संस्कृति ग्रहण से आप से क्या अभिप्राय है, आपको बताना है। पर संस्कृति ग्रहण मतलब कि दूसरी संस्कृति से जब हम कुछ भी ग्रहण करते हैं उसी को पर संस्कृति ग्रहण कहते हैं। तो उसी चीज को हम बताते हुए लिखेंगे कि पर संस्कृति ग्रहण वह प्रक्रिया है जिसमें दो असमान संस्कृति अथवा सभ्यताओं के बीच संपर्क होने से लेने देने की प्रक्रिया एक दूसरे को प्रभावित करती है। मतलब बोल रहे हैं जब दो संस्कृति जो कि एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत हैं, वह जब साथ में आती हैं तो हम क्या करते हैं, एक दूसरी संस्कृति से कुछ ना कुछ सीखते हैं या अपने में ग्रहण करते हैं। वही हमारा क्या कहलाती है, पर संस्कृति ग्रहण कहलाती है। व्यक्ति के संदर्भ में जब वह व्यक्ति किसी अन्य संस्कृति के संदर्भ में आता है तो वह अपनी संस्कृति के मूल्यों, आदर्शों और व्यवहारों के स्थान पर उस समाज की संस्कृति जिसके संपर्क में वह आता है कुछ आदतें, मूल्य, व्यवहारिक विशेषताओं को अपनाने लगता है, उसे पर संस्कृति ग्रहण कहते हैं। मतलब बोल रहे हैं अगर व्यक्ति के संदर्भ में आप देखना चाहें तो कोई व्यक्ति अपनी संस्कृति छोड़कर अगर दूसरे की संस्कृति में जाता है तो वहाँ पर रहने के लिए, वहाँ पर अपना जीवन यापन करने के लिए भैया वहाँ की कुछ संस्कृतियों के बारे में आपको सीखना पड़ता है, उन चीज़ों को ग्रहण करना पड़ता है, साथ ही साथ उनको अपनाना भी पड़ता है। तो जब वह व्यक्ति किसी दूसरी संस्कृति से कोई भी चीज़ें, चाहे उसकी कुछ आदतें हैं, चाहे उसके कुछ मूल्य हैं और चाहे उसके कुछ व्यवहारिक विशेषताएं हैं, जब उनको क्या करता है भैया, वह व्यक्ति अपनाने लगता है, चाहे उनके आदर्श व्यवहार जो कुछ भी हैं उनको अपनाने लगता है, तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, पर संस्कृति ग्रहण कहते हैं। इसी को आगे लिखते हुए लिखते हैं कि पर संस्कृति ग्रहण करना को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं भैया, एकुलेचर कहा जाता है। क्या बोला जाता है, एकुलेचर कहा जाता है। और यह शब्द एक प्रकार का क्या है भैया, वर्ब है। ठीक है, क्या है, वर्ब है। पर संस्कृति ग्रहण करना मीनिंग इन इंग्लिश क्या है भैया, एकुलेरेट है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर जो कुछ भी लिखा हो, ठीक है, एकुलेरेट जो कुछ भी लिखते हो वही है माना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछ रहे हैं, आत्मसातकरण किसे कहते हैं, आपको यहाँ पर बताना है। तो आत्मसातकरण के बारे में बताते हुए आप लिखेंगे कि सहयोग की स्थिति में व्यवस्थापन और आत्मसातकरण समानता स्थापन के साधन होते हैं और असहयोग की स्थिति में प्रतिस्पर्धा, विरोध एवं संघर्ष की शक्तियाँ क्रियाशील होती हैं और अंततः सबल संस्कृति निर्बल संस्कृति को समाप्त कर क्षमता स्थापित करती है। मतलब यहाँ पर बोल रहे हैं कि भैया सहयोग की स्थिति में क्या होता है भैया, व्यवस्थापन एवं आत्मसातकरण समानता स्थापन के साधन होते हैं। और सहयोग की स्थिति में क्या होती है भैया, प्रतिस्पर्धा, विरोध एवं संघर्ष की शक्तियां क्रियाशील हो जाती हैं, मतलब सक्रिय हो जाती हैं। और अंत में आपको जो सबल संस्कृति होती है वो क्या करती है भैया, निर्बल मतलब कि जो कमजोर संस्कृति है उसको समाप्त करके समानता स्थिति क्या करती है भैया, स्थापित कर देती है। हमें पहल से प्रबंधन, ठीक है, हमें पहल से प्रबंधन से आत्मसातकरण और पुनः पहल तक परिवर्तन, इस चक्रीय स्वरूप को स्वीकार करना होगा। परिवर्तन के कुछ पहलुओं की माप विकास दर प्रति व्यक्ति
आय, मानव विकास इत्यादि जैसे सूचकांकों से की जा सकती है, जबकि अन्य पहलू जो किसी राष्ट्र को लोककारी और मानस तथा इसकी सांस्कृतिक विरासत से जुड़े हुए हैं भैया, उन्हें क्या करती है, सही सही नहीं छापा जा सकता है। क्या किया जा सकता है भैया, नहीं मापा जा सकता है। यहाँ पे देखिए सा लिख दिया, मापा जा सकता है, वो देखिए अब यहाँ पे सा लगने लगा ना, तो उस तरीके से थोड़ा गड़बड़ी हो जाती है। क्या किया जाता है, मापा जा सकता है, परंतु ये परिवर्तन की पहल और आत्मसातकरण को प्रभावित करते हैं। भारत एक जीवंत सभ्यता है। क्या भैया, जीवंत सभ्यता है, जिसमें आत्मसातकरण, समझौता और सहिष्णुता की सदस्यों पुरानी परंपरा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है किसके बारे में, आत्मसातकरण के बारे में आराम से बता दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखें, तो अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है ऑगबर्न, हाँ, ऑगबर्न की पुस्तकों की नाम बताइए। ठीक है, ऑगबर्न की कौन कौन सी पुस्तकें हैं उनके बारे में बताना है। तो उन्होंने पहले पुस्तक क्या लिखी थी, ऑगबर्न जी ने लिखा था सोशल चेंज, और दूसरी लिखी थी हैंड बुक ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है, यह दोनों पुस्तकें किसकी है, ऑगबर्न जी की हैं। तो इस तरीके से आप इसके बारे में बता दीजिएगा। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं प्रकारवाद के जन्मदाता का नाम तथा उनकी 3 पुस्तकों का नाम बताइए। प्रकारवाद के कौन से जन्मदाता कौन है, आपको यहाँ पर बताना है, और साथ ही साथ उनकी 3 पुस्तकों का नाम भी आपको यहां पर क्या करना है भैया, बताना है। तो आप लिखेंगे कौन कौन सी, पहले तो आप लिखेंगे प्रकारवाद के जन्मदाता हर्बर्ट स्पेंसर जी को माना जाता है, और उनकी 3 पुस्तकें निम्न हैं, जिसमें से पहला है प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, दूसरा है भैया डिस्ट्रिक्टिव सोशियोलॉजी, और तीसरा है आपका फास्टर प्रिंसिपल। क्या है भैया, फास्टर प्रिंसिपल। तो इस तरीके से आप 3 पुस्तकों को बता सकते हैं, जो कि किसकी है भैया, हर्बर्ट स्पेंसर जी की है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि संस्कृति शब्द का पहली बार उल्लेख किसने किया, आपको यहां पर बताना है। तो आप लिखेंगे टायलर के द्वारा अपनी पुस्तक, क्या है भैया, प्रिमिटिव कल्चर, जो कि 1970-71 के बीच में आई थी, में पहली बार संस्कृति शब्द का उल्लेख किया गया है। अतः संस्कृति का जनक टायलर जी को ही क्या कहा जाता है भैया, माना जाता है। फिर अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं संस्कृति सीखा जाने वाला व्यवहार है, स्पष्ट कीजिए। मतलब बोल रहे हैं कि एक कोटेशन आपको दिया जाता है, जो क्या, जिसमें क्या कहा गया है कि संस्कृति जो है एक सीखा जाने वाला व्यवहार है, इसको आपको स्पष्ट करके बताना है। तो आप लिखेंगे कि हावेल कहते हैं संस्कृति सीखा हुआ व्यवहार है। संस्कृति मनुष्य को अपने माता पिता द्वारा उसी प्रकार वंशानुक्रम में प्राप्त नहीं होती है जिस प्रकार शरीर रचना प्राप्त होती है। मतलब बोलते हैं यहाँ पे जो हमारी संस्कृति है भैया, ये मनुष्य को अपने माता और पिता के द्वारा सीखना पड़ता है। मतलब उनके वंशानुक्रम के द्वारा नहीं प्राप्त होता है। जैसे कि माता पिता के चेहरे कुछ ना कुछ बच्चों से मैच करने लगते हैं, हाथ पांव कुछ ना कुछ मैच करने लगते हैं, रंग मैच करने लगता है, तो वो उनको जन्मजात मिल जाता है। पर संस्कृति जन्मजात नहीं मिलती है, उसको हमें सीखना पड़ता है। मान लीजिए एक बच्चा एक संस्कृति में पैदा होता है और दूसरी संस्कृति में वो बड़ा होता है, तो जिस संस्कृति में वो बड़ा होगा उसी संस्कृति को सीखेगा, ना कि जिसमें वो पैदा हुआ था। ठीक है, आगे आप लिखेंगे संस्कृति मानव के सीखे हुए व्यवहार प्रतिमानों का योग है। एक मनुष्य अपने जन्म के साथ साथ किसी संस्कृति को लेकर के पैदा नहीं होता है, वरन जिस समाज में पैदा होता है उसकी संस्कृति को धीरे धीरे सामाजिकरण की प्रक्रिया द्वारा वो क्या करता है भैया, सीखता है। सीखने की क्षमता मानव में ही नहीं वरन पशुओं में भी होती है, किंतु पशु द्वारा सीखा हुआ व्यवहार संस्कृति नहीं बन पाता है। मतलब बोल रहे हैं कि कोई भी बच्चा जो पैदा होता है वह संस्कृति लेकर के पैदा नहीं होता है। जिस समाज में भैया वो बढ़ रहा है, क्योंकि जहां पे पैदा हुआ वहीं पे बढ़ेगा, अगर उस समाज में वह बढ़ रहा है तो धीरे धीरे वो सामाजिकरण के द्वारा ही क्या करता है, संस्कृति को सीख पाता है। सीखने की जो कला है या मनुष्यों के अंदर ही नहीं पशुओं के अंदर पाई जाती है, लेकिन पशुओं के अंदर संस्कृति नहीं बन पाती है या संस्कृति का जन्म नहीं हो पाता है। इस तरीके से आप जो है संस्कृति सीखा जाने वाला व्यवहार है, इस कोटेशन के ऊपर जो है आप अपना जवाब दे सकते हैं। अगला प्रश्न यहीं पर आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है भैया, पूछ रहे हैं कि भौतिक और अभौतिक संस्कृति में अंतर क्या है, आपको यहां पर बताना है। तो आप भैया पहले भौतिक संस्कृति के बारे में आप बताते हुए लिखेंगे कि भौतिक संस्कृति क्या है, मूर्त है, और अभौतिक संस्कृति मूर्त नहीं है, मतलब कि अमूर्त है। तो भौतिक संस्कृति मूर्त का मतलब ये हुआ कि इसका कोई स्वरूप है,
ठीक है, भौतिक संस्कृति का कोई स्वरूप होता है लेकिन अभौतिक संस्कृति का कोई स्वरूप नहीं होता है। अभी शायद आपने ऊपर ये क्वेश्चन भी पढ़ भी रखा है। फिर दूसरा अंतर बताते हुए लिखते हैं कि भौतिक संस्कृति में जिन पदार्थों का समावेश होता है उनकी माप की जा सकती है। मतलब बोल रहे हैं जो भौतिक संस्कृति है उन पर जो भौतिक संस्कृति में जो भी पदार्थ हैं उनकी हम माप कर सकते हैं, चाहे वजन कर सकते हैं, चाहे लंबाई चौड़ाई मोटाई, किसी के हिसाब से उनको हम क्या कर सकते हैं भैया, माप सकते हैं। जबकि अमूर्त होने के कारण अभौतिक संस्कृति का कोई माप नहीं किया जा सकता है। तीसरा बताते हैं भौतिक संस्कृति सरल होती है जबकि अभौतिक संस्कृति क्या होती है, जटिल अर्थात कठिन होती है। चौथा अंतर बताते हुए लिखते हैं कि भौतिक संस्कृति हमेशा विकास की दिशा में आगे की ओर बढ़ती है जबकि अभौतिक संस्कृति विकास की कोई निश्चित दशा नहीं होती। मतलब बोले जो भौतिक संस्कृति है जैसे जैसे डेवलप होता रहेगा ठीक उसी के साथ में वह भी क्या होती रहती है, डेवलप होती रहती है, परिवर्तित होती रहती है। बट जो हमारी क्या है भैया अभौतिक संस्कृति है इसमें कोई विकार की निश्चित दिशा नहीं होती है। मतलब कभी भी विकसित हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, वहीं पर रुकी भी रह सकती है। ठीक है, तो ये चौथा अंतर हो जाता है। पांचवा अंतर बताते हुए लिखते हैं कि भौतिक संस्कृति वैकल्पिक होती है जबकि अभौतिक संस्कृति क्या होती है, बाध्यता का गुण होता है। मतलब बोले जो भौतिक संस्कृति होती है वो वैकल्पिक होती है, मतलब आप उसको चुन सकते हैं, मन कहे तो आप ये करें, मन कहे वो आप करें। ठीक है, लेकिन जो हमारी अभौतिक संस्कृति होती है ये बाध्यता का गुण होती है। मतलब बोल रहे हैं इसमें आप बंधे हुए होते हैं, आपको वही मानना पड़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप भौतिक और अभौतिक संस्कृति में अंतर आराम से बता सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपसे यहां पर पूछ रहा है कि बहुलवाद, ठीक है, बहुलवाद से आप क्या समझते हैं, आपको यहां पर बताना है। तो आप डालेंगे पहले बहुलवाद, इसके बारे में आप लिखेंगे जब किसी सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक या फिर राजनीतिक व्यवस्था के अंदर उपव्यवस्थाएं साथ साथ विद्यमान रहती हैं तब इसको हम क्या बोल देते हैं भैया, बहुलवाद या फिर बहुलतावाद कहते हैं। मतलब बोलते हैं अगर कोई सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक या राजनीतिक व्यवस्था है उसके अंदर कई उपव्यवस्थाएं हैं। मतलब कोई व्यवस्था है चाहे वह सामाजिक व्यवस्था हो, आर्थिक व्यवस्था हो या सांस्कृतिक या फिर राजनीतिक व्यवस्था हो और उसके अंदर कई अलग उपव्यवस्थाएं, मतलब व्यवस्थाओं के भी कई प्रकार हो जाते हैं, उनको हम क्या बोल देते हैं भैया, उनको ही हम बहुलवाद या फिर बहुलतावाद कह देते हैं। आगे आप लिखेंगे कि बहुलतावाद मूल रूप से इस मान्यता पर आधारित है कि विभिन्न सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक समूह अपनी भिन्नता के बाद भी एक देश में साथ साथ रह सकते हैं। मतलब बोल रहे हैं कि जो बहुलतावाद है मूल रूप से इस मान्यता पर आधारित है, इस चीज को मानता है कि विभिन्न सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक जो समूह हैं उसमें बहुत सारी भिन्नता पाई जाती है और वह भिन्नता होने के बाद भी वह एक देश में साथ साथ रह सकते हैं तथा देश की समृद्धि में सकारात्मक योगदान कर सकते हैं। मतलब बोल रहे हैं और वो देश की वृद्धि हो, मतलब देश हमारा आगे हो बढ़ सके, साथ या आप कह सकते हैं विकसित हो सके, उसमें सकारात्मक मतलब कि पॉजिटिव योगदान वो क्या करती हैं भैया, करती हैं। कौन करती हैं, बहुलतावाद करती है। बहुलतावाद या आप कह सकते हैं बहुलवाद एक ऐसी दशा है जिसमें एक दूसरे से भिन्न धर्म, भिन्न भाषा, भिन्न जाति, भिन्न प्रजाति, क्षेत्र अथवा विश्वासों से संबंधित समूहों में से किसी को अविश्वास की निगाह से नहीं देखा जाता है बल्कि जिन्हें हम क्या करते हैं, उन्हें राष्ट्रीय मामलों में हिस्सेदारी करने के पूर्ण अवसर दिए जाते हैं। मतलब बोल रहे हैं जो बहुलवाद होता है एक ऐसी दशा होती है, बहुलवाद में एक ऐसी दशा होती है या एक ऐसा दशा होती है जिसमें क्या करते हैं, बहुत से अलग अलग के धर्म के लोग देखने को मिलेंगे, अलग भाषा के लोग, अलग जाति के लोग, अलग प्रजाति के लोग, अलग विश्वास वाले लोग होते हैं। इन लोगों को से मिलकर के ये क्या होता है, बना होता है और इसमें हम किसी के ऊपर अविश्वास नहीं रखते हैं, ना ही अविश्वास की निगाह से देखते हैं। हमारा देश आगे बढ़ सके, हमारे राष्ट्रीय जो भी मामले हैं उसमें सभी को समान अवसर दिया जाता है, पूरा अवसर दिया जाता है, पूरी हिस्सेदारी दी जाती है कि आप सभी लोग बराबर हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें जो है किसी के साथ पक्षपात किया जाए। तो यही हमारा क्या कहलाता है, बहुलवाद कहलाता है। मतलब अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग भाषा के लोग यहाँ पर रहते हैं और सबको बराबर समान जो है क्या किया जाता है, अधिकार दिया जाता है। और या कह सकते हैं भैया
कि उनको बराबर सम्मान दिया जाता है, वही हमारा बहुलवाद कहलाता है या बहुलतावाद कहलाता है। एक आसान शब्द में कहना चाहें तो इस तरीके से कह सकते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है सांस्कृतिक प्रतिमान किसे कहते हैं, आपको बताना है। तो आप लिखेंगे सांस्कृतिक प्रतिमान की अवधारणा की चर्चा 1935 ईस्वी में प्रकाशित हाँ, 1935 ईस्वी में प्रकाशित पैटर्न्स ऑफ कल्चर में रूथ वेंडिक्ट ने किया था। किसने किया था भैया? तो जो आपका सांस्कृतिक प्रतिमान है, इसकी अवधारणा की चर्चा आपको कहाँ पर देखने को मिलती है? तो 1935 ईस्वी में एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी जिसका नाम था पैटर्न्स ऑफ कल्चर। उसमें उसके लेखक कौन थे? रूथ बेंडिक्ट जी थे, और उन्होंने ही अपनी पुस्तक में इसकी अवधारणा के बारे में चर्चा की थी, बताया था। जब सांस्कृतिक तत्व और सांस्कृतिक संकुल आपस में क्या जाते हैं भैया? जुड़कर जिस आकार को जन्म देते हैं उसे ही रूथ बेंडिक्ट सांस्कृतिक प्रतिमान कहते हैं। मतलब बोल रहे हैं सांस्कृतिक तत्व और सांस्कृतिक संकुल दोनों आपस में जुड़ करके एक आकार को जन्म देते हैं, एक नए आकार को जन्म देते हैं, और उसी चीज को रूथ बेंडिक्ट जी ने क्या कहा है भैया? सांस्कृतिक प्रतिमान के नाम से संबोधित किया है। अर्थात सांस्कृतिक प्रतिमान किसी भी समाज की संस्कृति है, मतलब बोल रहे हैं किसी भी समाज की क्या है? संस्कृति है, जिसमें विशेषकर एवं संकुल विशेष रूप से जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि भारतीय संस्कृति में जाति प्रथा, जजमानी प्रथा, वैवाहिक व्यवस्था, पारिवारिक व्यवस्था इत्यादि संकुल शामिल हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्या कहलाते हैं? सांस्कृतिक प्रतिमान कहलाते हैं। इस तरीके से आप सांस्कृतिक प्रतिमान के बारे में बता दीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछ रहे हैं सांस्कृतिक विशेषक से आप क्या समझते हैं, आपको यहाँ पर बताना है। तो आप लिखेंगे कि सांस्कृतिक विशेषक की विचारधारा कार्ल्स बिस्लर लिंटन ने दिया था। किसने दिया था? कार्ल्स बिस्लर लिंटन ने दिया था। संस्कृति की सबसे छोटी इकाई सांस्कृतिक विशेषक कहा जाता है। मतलब बोले संस्कृति की सबसे छोटी इकाई किसको कहते हैं? सांस्कृतिक विशेषक को कहते हैं। इसमें आप लिखेंगे कि यह किसी भी संस्कृति की कोशिका या फिर सेल होती है। क्रोब ने इसे न्यूनतम परिभाषित कर तत्व कहे हैं। मतलब जो आपके क्रोब महोदय हुए हैं उन्होंने क्या कहा है? इसको न्यूनतम परिभाषित तत्व के रूप में बताया है। सांस्कृतिक गुण को पार्सन्स ने सांस्कृतिक वस्तु कहा है। जो सांस्कृतिक गुण होते हैं उसको पार्सन्स महोदय ने क्या कह दिया है? सांस्कृतिक वस्तु के नाम से संबोधित कर दिया है। सांस्कृतिक गुण के आधार पर ही एक संस्कृति को दूसरी संस्कृति से अलग किया जाता है। मतलब बोल रहे हैं जो सांस्कृतिक गुण होते हैं भैया, उसी के आधार पर हम क्या करते हैं? एक संस्कृति को दूसरी संस्कृति से अलग बताते हैं कि ये संस्कृति थोड़ा अलग है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है सांस्कृतिक विशेषक के बारे में आप यहाँ पर बता दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे यहां पर पूछ रहा है रॉबर्ट बीरस्टीड। ठीक है, रॉबर्ट बीरस्टीड ने सांस्कृतिक के भौतिक तत्वों को कितने श्रेणियों में विभाजित किया है? तो आप लिखेंगे रॉबर्ट बीरस्टीड ने सांस्कृतिक के भौतिक तत्वों को 13 श्रेणियों में क्या किया भैया? विभाजित किया है। पहला कौन सा है? मशीनें, दूसरा उपकरण, तीसरा बर्तन, चौथी इमारतें, पांचवा पुल, छठा सड़कें, सातवीं क्या भैया? शिल्प वस्तुएं, आठवीं कलात्मक वस्तुएं, नौवीं वस्त्र, 10वां गाड़ियां, 11वां फर्नीचर, 12वां खाद्य पदार्थ और 13वां आपकी औषधियां। ये जो है 13 प्रकार जो हैं ये किसके हैं? भौतिक तत्व के ही हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं रॉबर्ट बीरस्टीड के महोदय भौतिक तत्व के प्रकार। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है बहुलवाद, जिसे हम बहुलतावाद भी कहते हैं, कि विशेषताओं के बारे में आपको बताना है। तो बहुलतावाद की भैया या बहुलवाद की विशेषताएं या लक्षण निम्नलिखित हैं। जिसमें से पहला क्या है भैया? पहला विशेषता इसकी यह है कि राज्य संपूर्ण नहीं है, मतलब राज्य पूरा नहीं है। इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य का जीवन बहुमुखी तथा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनेक समुदायों की स्थापना करता है। मतलब जो राज्य संपूर्ण नहीं भैया, इसमें यह बताते हैं कि इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग
अकॉर्डिंग जो मनुष्य है वो उसका जो जीवन है बहुमुखी है। मतलब ऐसा नहीं कि इसके जीवन का एक मुख है, बहुत सारे पहलू हैं, एक जीवन जीने के बहुत से पहलू होते हैं, इसी के कारण इसको हम बहुमुखी कह देते हैं। और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या करते हैं भैया, अनेक समुदायों की स्थापना कौन करता है, मनुष्य करता है। दूसरी विशेषता बताते हुए लिखते हैं व्यक्ति का संबंध अन्य समुदायों से भी है। मतलब बोल रहे हैं जो व्यक्ति का संबंध है वो ऐसा नहीं एक ही समुदाय से है, और भी समुदायों से होता है। व्यक्ति राज्य के प्रति वफादार नहीं है। मतलब बोल रहे हैं जो व्यक्ति है वह राज्य के प्रति वफादार नहीं होता है, बल्कि उन सब समुदायों के प्रति वफादार है जिसका वह सदस्य है। मतलब बोलते हैं कोई भी व्यक्ति अपने राज्य के प्रति वफादार नहीं होता है, वह अपने उस समुदाय के प्रति वफादार होता है जिसका वह सदस्य होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहे हैं। अगली विशेषता तीसरी नंबर बताते हुए लिखते हैं कि राज्य का कार्य क्षेत्र जो है भैया वह सीमित होना चाहिए। जो राज्य का कार्य क्षेत्र है वह कैसा होना चाहिए, या ऐसा सीमित होना चाहिए। चौथी विशेषता बताते हुए लिखते हैं कि राज्य के अस्तित्व की स्वीकृति, मतलब जो राज्य का अस्तित्व है उसको सभी को स्वीकार करना चाहिए। पांचवा बताते हैं कि प्रभुसत्ता का आधार संघात्मक होना चाहिए। जो प्रभुसत्ता है वो हमारा कैसा होना चाहिए, संघात्मक, मतलब संघ से जुड़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं कि मार्गन ने संस्कृति के विकास की 3 अवस्थाओं का उल्लेख किया है, व्याख्या कीजिए। मार्गन ने जो है संस्कृति के विकास की 3 अवस्थाएं बताई हैं, उन्हीं 3 अवस्थाओं के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो मार्गन ने जो है 3 अवस्थाओं में से पहली अवस्था का नाम बताया है अरण्य अवस्था। ठीक है, अरण्य अवस्था। दूसरी अवस्था बताते हैं बार्बर अवस्था, और तीसरी अवस्था बताते हैं सभ्य अवस्था। ठीक है, ये संस्कृति के विकास की 3 अवस्थाएं होती हैं। बात करें अरण्य अवस्था के बारे में, तो अरण्य अवस्था में मानव की उत्पत्ति हुई है। क्या हुई है, मानव की उत्पत्ति हुई है। उसने आग जलाना सीखा है, तीर धनुष का आविष्कार किया है और शिकार करना प्रारंभ किया है। ये हमारा कौन सी अवस्था कहलाती है, तो विकास की पहली अवस्था, जिसको हम अरण्य का मतलब जंगल भी होता है, आप जानते होंगे। तो जंगल में जो जीवन व्यतीत करता था उसको हम अरण्य अवस्था कहते हैं। दूसरा बताते हैं बर्बर अवस्था। बर्बर अवस्था में क्या बोलते हैं, इसमें उसने बर्तन बनाना, पशुपालन, ठीक है, कृषि कार्य और लोहे के औजार बनाना शुरू किया। ठीक है, तो इस कौन सी अवस्था में आती है, यह विकास की दूसरी अवस्था में आती है, जिसको हम बर्बर अवस्था के नाम से जानते हैं। तीसरी अवस्था बताते हुए लिखते हैं कि सभ्य अवस्था। इसमें क्या होता है कि मानव ने भाषा एवं लेखन का कार्य सीख लिया, व्यापार करना सीख लिया, मशीनों का प्रयोग सीख लिया, और पश्चिमी संस्कृति से इस अवस्था की चरम सीमा पर है। मतलब बोल रहे हैं जो हमारी पश्चिमी संस्कृति है, पाश्चात्य जो संस्कृति है, वह अपनी इस अवस्था में क्या बोल रहे हैं, चरम सीमा पर है। ठीक है, तो इस तरीके से आप बता सकते हैं 3 अवस्थाओं के बारे में विकास की। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछ रहे हैं सोरोकिन की प्रमुख कृतियों का नाम उल्लेख कीजिए। मतलब सोरोकिन की कौन कौन सी रचनाएं हैं उनके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो आप पहली रचना का नाम लिखते हुए लिखेंगे। पहली रचना क्या है, क्राइम एंड पनिशमेंट। क्राइम एंड पनिशमेंट जो 1913 में आई थी, यह सोरोकिन जी की पहली पुस्तक थी। ठीक है, दूसरी पहली रचना थी, पहली कृति थी, पहली पुस्तक थी, जो कुछ भी आप कहना चाहें कह सकते हैं। दूसरी पुस्तक उनकी थी एलिमेंट्स ऑफ सोशियोलॉजी, जो कि 1919 में आई थी। तीसरी पुस्तक इनकी, या तीसरी कृति या तीसरी रचना आप कह सकते हैं, सिस्टम ऑफ सोशियोलॉजी थी, जो 1920 से 1921 के बीच में आई थी। और चौथी थी सोशियोलॉजी ऑफ रेवोल्यूशन। ठीक है, ये 1925 में आई थी। इस प्रकार से आप जो है सोरोकिन की 4 कृतियों के बारे में आराम से बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछ रहे हैं सांस्कृतिक विघटन को सोरोकिन के अनुसार समझाइए। सोरोकिन के अनुसार सांस्कृतिक विघटन किसे कहते हैं आपको यहाँ पर बताना है, या क्या होता है आपको यहाँ पर बताना है। तो आप लिखेंगे सोरोकिन के अनुसार सांस्कृतिक विघटन वह स्थिति है जिसमें ललित कलाओं, धर्म, दर्शन तथा नैतिकता पर भोगवादी लिप्सा का प्रभुत्व हो जाता है, जिससे हमारा मानसिक व्यक्तित्व दूषित हो जाता है। ऐसी स्थिति को सांस्कृतिक विघटन कहते हैं। मतलब बोल रहे हैं कि मनुष्य की जो भी
कलाएं हैं, ललित कलाएं हैं, जो भी धर्म है, जो भी दर्शन है, जो भी नैतिकता है, उसमें भोगवादी लिप्सा का प्रभुत्व हो जाता है। मतलब कि वह उनको भोग की नज़र से देखने लगता है, मतलब उसका दिमाग चढ़ जाता है, एक तरीके से आप कह सकते हैं। और हमारा मानसिक व्यक्तित्व जो है हमारा क्या हो जाता है, एक प्रकार से दूषित हो जाता है। तो इसी को सोरोकिन महोदय ने क्या कहा है भैया, सांस्कृतिक विघटन के नाम से संबोधित किया है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं कि संस्कृति को विभिन्न विद्वानों ने किस अन्य नामों से व्यक्त किया है। तो राफर्ट लिटन जी ने वे ऑफ लाइफ के नाम से इसे संस्कृति को संबोधित किया है। ठीक है। मेलिनोवस्की मेलिनोवस्की जी ने जो है इसे टोटल वे ऑफ लाइफ के नाम से संबोधित किया है। क्लूरबोन ने इसे डिज़ाइन ऑफ लिविंग के नाम से संबोधित किया है। ठीक है। रेडफील्ड जी ने जो है इसे स्टाइल ऑफ लाइफ के नाम से संबोधित किया है। और फीचर महोदय ने इसे एन इन्वायरमेंट के नाम से जो क्या किया भैया, संबोधित किया है। किसको? संस्कृति को। ठीक है। तो इस तरीके से अन्य विद्वानों ने संस्कृति को किस किस नाम से पुकारा है, आप यहाँ पर सभी का नाम बता दीजिएगा और साथ ही साथ उनका क्या नाम रखा है वो भी बता दीजिएगा। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं भैया। तो अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है संस्कृति को सोरोकिन और आगबर्न, ठीक है, क्या सोरोकिन और आगबर्न ने कितने भागों में बांटकर समझाया है, आपको यहाँ पर बताना है। तो आप लिखेंगे सोरोकिन ने जो है सोरोकिन ने इसे 3 भागों में बांटते हुए लिखा है। पहली कौन सी हमारी आती है? चेतनात्मक संस्कृति। कौन सी आती है? चेतनात्मक संस्कृति। दूसरी आती है आदर्शात्मक संस्कृति। तीसरी आपकी आती है आदर्शवादी संस्कृति। ठीक है। तो इस प्रकार से जो है 3 स्थिति के बारे में आप संस्कृति की बता सकते हैं। आगवर्न जी ने जो है क्या किया है, इसको 3 भागों में बांटा है। कौन कौन सी? भौतिक संस्कृति, अभौतिक संस्कृति और अनुकूलनात्मक संस्कृति। ये 3 भाग जो है संस्कृति के बताए हैं। किसने बताए हैं? आगवर्न महोदय जी ने बताए हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का भी जवाब दे दीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि सांस्कृतिक विलंबना के परिणाम स्पष्ट कीजिए। मतलब सांस्कृतिक विलंबना के परिणाम कौन कौन से परिणाम है आपको बताना है। तो आप लिखेंगे पहला परिणाम इसका क्या है? सामाजिक परिवर्तन, मतलब समाज में आपको परिवर्तन देखने को मिलता है। दूसरा बताते हैं व्यक्तिगत एवं सामुदायिक विघटन। व्यक्तिगत और सामुदायिक दोनों रूप से आपको विघटन देखने को मिलेगा। संस्थाओं के कार्य दूसरी संस्थाओं में हस्तांतरित, ये भी आपको दिखने को मिलेगा। ये सांस्कृतिक विलंबना का ही परिणाम होता है। सामाजिक समस्याओं में अभूतपूर्व वृद्धि। ठीक है। अभूतपूर्व वृद्धि ये आपको जो है, ये भी आपको सांस्कृतिक विलंबना के अंतर्गत ही देखने को मिलता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपसे यहां पर पूछ रहा है, थोड़ा सा रुक जाते हैं, इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। हाँ, अगला प्रश्न यहीं पर आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहे हैं? बीर स्ट्रीट द्वारा अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत बताए गए आदर्श नियमों का उल्लेख कीजिए। मतलब बोल रहे हैं जो अभौतिक संस्कृति है उसके अंतर्गत कई प्रकार के आदर्श और नियम बताए गए हैं। उसको किसने बताया है? बीर स्ट्रीट महोदय जी ने बताया है। तो उसी के बारे में आपको बताना है। तो आप लिखेंगे रॉबर्ट बीर स्ट्रीट ने अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत आदर्श नियमों की चर्चा करते हुए कहा है, क्या कहा है? कुछ नियम बताए हैं, जिसमें से पहला नियम बताते हैं कानून, दूसरा नियम, तीसरा अधिनियम, चौथा नियमन, पांचवा प्रथाएं, छठा जनरीतियां, सातवां लोकोचार, आठवां निषेध, नौवां फैशन, 10वां संस्कार, 11वां कर्मकांड, 12वां अनुष्ठान, 13वां परिपाटी और 14वां आपका सदाचार। तो आप इस तरीके से कह सकते हैं कि बीर स्ट्रीट द्वारा अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत कई आदर्श और नियम बताए गए हैं, जिसमें से 14 के नाम आप यहाँ पर आराम से बता भी सकते हैं। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन बीर स्ट्रीट जी ने जो है कितने? 14 ही बताए हैं। आप 14 यहाँ पर बता सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि आगवर्ण के अनुसार सांस्कृतिक विलंबना के कारणों की विवेचना कीजिए। मतलब बोल रहे हैं जो आगवर्ण महोदय हैं कि उनके अनुसार
सांस्कृतिक विलंबना के कौन कौन से कारण हैं उनके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो आप लिखेंगे आगवर्ण सांस्कृतिक विलंबना के 5 कारण बताते हैं। आगवर्ण जी ने जो है सांस्कृतिक विलंबना के कितने कारण बताए हैं? 5 कारण बताए हैं, जो कि निम्नलिखित हैं। पहला कारण बताते हुए लिखते हैं कि व्यक्ति की रूढ़वादिता, ये जो है भैया सांस्कृतिक विलंबना का पहला कारण हो जाता है। दूसरा कारण बताते हुए लिखते हैं कि नवीन वस्तुओं अथवा नए विचारों के प्रति भाव, ये जो है सांस्कृतिक विलंबना का दूसरा कारण होता है। अतीत के प्रति निष्ठा, ये तीसरा कारण। निहित स्वार्थ, ये चौथा कारण। और पांचवा कारण बताते हैं नवीन विचारों की परीक्षण में कठिनाइयाँ। ठीक है, तो सांस्कृतिक विलंबना के ये 5 कारण हैं जो आप आराम से यहाँ पर बता सकते हैं अगर आपसे पूछे तो। आई होप आपको यह वीडियो समझ में आया होगा, पसंद में आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को फटाफट लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।